जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है अभी घड़ी में 10 बज गए हैं और हम लोग इस समय मिलते हैं ऑल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस सेट के लिए, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सेक्टर रखता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, तो ये जो सेट है हर एग्ज़ाम में अपनी एक अहम भूमिका रखता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम लोगों ने 12 सेट जो है कि क्लियर कर चुका है, अर्थात 12 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज जो सेट है वो 13 नंबर सेट है, जो कि हिस्ट्री से है। आपको पता है ये जो सेट है ये चैप्टर वाइज होता है, जो कि चैप्टर के माध्यम से आपका सिलेबस जो है कि कंप्लीट कराने की कोशिश की जा रही है। अर्थात आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने पहले वाले सेट जो यानी जो 12 सेट था, तो उसमें मैंने 10 क्वेश्चन जो है कि सब्जेक्ट से रखता था और 5 आपका रहता था स्टैटिक्स और 5 करंट। तो दोस्तों, आज से मैंने कुछ पैटर्न में चेंजिंग लाया है। चेंजिंग है कि ये जो मैंने 5 क्वेश्चन स्टैटिक्स और 5 क्वेश्चन जो करंट रहता था, इसे मैंने छोड़ दिया है। अर्थात आज से ये होगा कि आपका कंप्लीट जो है कि अगर आज हिस्ट्री का सेट चल रहा है तो कंप्लीट 20 क्वेश्चन जो है कि एक चैप्टर से होगा, जिसमें हम लोग मॉडर्न, एशियंट और मेडाइवल को 20 क्वेश्चंस में ही लेकर चलेंगे। उस हिसाब से होगा ये कि चैप्टर वाइज जो सीरीज जो है इसमें हमारा चैप्टर जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टैटिक्स जीके और करंट मैम देख रही है, जिनका 6 बजे बैच चलता है करंट अफेयर का। और आने वाले कुछ समय में कुछ नया सोचा जा रहा है कि और कैसे स्टैटिक्स जीके को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि उसमें तो केवल करंट की बात होती है। स्टैटिक्स जीके के लिए आपको और अलग से एक बैच अनाउंसमेंट किया जाएगा, जिसकी अभी बात चल रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। और यहाँ जो लोग नए हैं वो इस चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें, ठीक है। और जो आपको प्रॉब्लम होता है उसे आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब गौतम बुद्ध जो है कि अपने मृत्यु की ओर थे, अर्थात जब वो महानिर्वाण प्राप्त कर रहे थे, तो उस समय जो है कि वो कौन अंतिम व्यक्ति था जो इनसे दीक्षा ली थी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। पहले आप लोग बताइए, उसके बाद मैं इसका आंसर दे रहा हूं। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, सुभद्र। सुभद्र जो था ये गौतम बुद्ध का जो है कि अंतिम शिष्य हुआ, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया। अर्थात जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो रही थी, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के जो समय था, तो उस समय इन्होंने क्या अपने इस जो है कि धर्म जो बनाया था बौद्ध धर्म, तो इसको किसी का नेतृत्व दिया था कि ये इसे आगे बढ़ाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा। आनंद को दिया था या महाकश्यप को दिया था या उपाली को दिया था या किसी को नहीं दिया था। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, किसी को भी ये नेतृत्व नहीं दिए थे कि आप इस बौद्ध को बढ़ाइए। इन्होंने बोला था कि आप मेरे उपदेश को बढ़ाइए, ठीक है। जो मैंने उपदेश दिया, धर्म और विनय का जो मैंने उपदेश दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसे आप लोग बढ़ाइए, ना कि इस धर्म को बढ़ाइए। ताकि ये जो उपदेश को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ये जो है कि धर्म अपने आप ही आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने किसी को ऐसा कुछ बोला नहीं था, किसी को अपना नेतृत्व नहीं किया था, किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। इन्होंने केवल बोला था कि मेरे उपदेश को आप आगे बढ़ाओ, मेरे जो मैंने मार्गदर्शन दिया है उसे आप लोग आगे बढ़ाओ, मेरा जो है कि धर्म अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कंधार शैली की
मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से समर्थ प्रचलन मुद्रा का नाम क्या है। अर्थात क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो गंधार शैली में जो मूर्तिकला बना था, तो उस समय जो बुद्ध ने जो सारनाथ में जो है प्रथम जो है कि ये दिया था, धर्म प्रवर्तन दिया था, मतलब कि धर्म के बारे में जो 5 लोगों को सारनाथ में बताया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो किस मुद्रा में थे। तो अभय, ध्यान, धम्मचक्र या भूमि चक्र। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। जी दोस्तों, इसका सही आंसर है ध्यान। वो ध्यान की मुद्रा में थे। ठीक है, जिस समय वो उपदेश दे रहे थे वो गौतम बुद्ध ध्यान की मुद्रा में थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अलार कलाम कौन थे। बुद्ध के शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बुद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे या बुद्ध के गुरु थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बुद्ध के गुरु। अलार कलाम जो हुए वो बुद्ध के गुरु हुए। अलार कलाम जो है कि बुद्ध के पहले गुरु हुए जब इन्होंने गृह त्याग किया था। अर्थात गृह त्याग की घटना को हम लोग महाविनिष्क्रमण कहते हैं, बौद्ध धर्म में कहा जाता है। तो जब ये गृह त्याग किए थे तो उस समय ये अलार कलाम के पास गए थे। ठीक है, जो कि अलार कलाम जो है कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, और ये कहाँ पे, वैशाली में इनसे मिले थे। चलिए ठीक है, तो अलार कलाम कौन थे, बुद्ध के गुरु थे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की गई। तो किसके काल में की गई, महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु या नागसेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा महाकश्यप। महाकश्यप ने मतलब महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है कि प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। कब, तो 483 में जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसी समय जो है कि प्रथम बौद्ध संहिता महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि इस समय जो है कि शासक कौन था। अर्थात जो प्रथम बौद्ध संहिता थी उस समय शासक कौन था, तो उस समय का शासक था अजातशत्रु। ठीक है, और ये पहला बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो इसका ऑप्शन है तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी। इसका आंसर, सही आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तुगलक। गाजी मलिक जो है कि तुगलक वंश का क्या था, संस्थापक था। गाजी मलिक को हम लोग जो है कि गयासुद्दीन तुगलक के भी नाम से जानते हैं। गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। उसी के नाम पे जो है कि तुगलक वंश की स्थापना की है। किसने, तो गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ये जो था तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक था जो, ये अलाउद्दीन खिलजी जो था इसका सेनापतियों में से एक था। तो सेनापतियों में से एक था। तो इसने जो है कि मुबारक शाह खिलजी जो था, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था, उसे मारकर जो है कि तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या बहलोल लोदी। इसका सही आंसर आप लोग दे दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हमारे पास आ गया है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि तुगलक वंश का एक शासक है। ठीक है, तुगलक वंश का एक शासक है और इसने जो है कि सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन किया था। ठीक है, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी किस्मत जो है कि इतनी ख़राब थी कि ये कोई भी अच्छा काम करने जाता था तो इसका रिजल्ट जो है कि बुरा ही होता था। ठीक है, तो इतिहासकारों ने इसके संबंध में एक बात कही है। एक इतिहासकार है वदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला है कि जब इनकी मृत्यु हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये बदायूनी बोलते हैं
कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये कुछ भी समाज के लिए अच्छाई करना चाहते थे, लेकिन जो है कि होता बिल्कुल इसका विपरीत था, ये अच्छा नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए बदायूं ने ये वाक्य जो है कि इनके लिए बोला है कि सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई, मतलब सुल्तान जो है कि प्रजा से मुक्त हो गए और प्रजा भी जो है कि सुल्तान से मुक्त हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिलाया, अच्छा बेरोजगारों को रोजगार दिलाया, तो किसने? तो इसका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या शेर शाह सूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए, इसका सही आंसर आप लोगों ने सही दिया है, बिल्कुल सही, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ही आए थे फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने जो है कि बेरोजगारी को दूर करवाया था, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य में जो है कि एक नियुक्ति के लिए एक दफ्तर ही खोल दिया, अर्थात अपॉइंटमेंट के लिए एक क्या खोल दिया? दफ्तर, अर्थात एक कार्यालय खोल दिया, जिसमें जो है कि प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को, वो नर हो या नारी हो, उनको जो है कि उसकी गुणीयता और उसकी योग्यता के आधार पर अर्थात उसकी क्वालिटी और जो है कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर जो है कि इनको नौकरी प्रदान करते थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर शेर शाह सूरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। चलिए, इसका सही आंसर हमारे पास आ गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है कि ये जो है कि काफ़ी इनकी रुचि थी बागवानी में। ठीक है, बागवानी में फिरोज शाह तुगलक की रुचि थी, इसी कारण इन्होंने जो है कि दिल्ली में 1200 जो है कि फलों के बागान लगाए थे। कितने? 1200 फलों के बागान लगाए थे। और इनका राज्य जो है कि काफ़ी उन्नति पर था। मतलब एक तरफ हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उनका राज्य जो है कि मतलब वो अच्छा करने जाते थे लेकिन होता बुरा था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, उसमें से ये भी है एक जो कि 1200 फल के बाग लगाए इन्होंने, और तो बाग लगाए तो इसकी गुणवत्ता भी सुधारी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। तुगलक ने किसके शासनकाल में भारत पर आगमन किया था? तुगलक ने, सॉरी, तैमूर ने जो है कि किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के समय में जो है कि तैमूर ने जो है कि आक्रमण किया था भारत पे। तो कब किया था? तो ये आप डेट याद रखिएगा, 1398 में जो है कि महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था। सॉरी, महमूद मैं बोल रहा हूँ, तैमूर ने। ठीक है, और ये किसका सेना नायक था? तो मंगोलों का ये सेना नायक था। ठीक है, और इसने जो है कि जब आक्रमण किया तो इस समय जो है नसरुद्दीन महमूद थे, जो कि तुगलक वंश के अंतिम शासक हुए, और तुगलक वंश के अंतिम शासक हुए, और इसी को हराकर जो है कि नए वंश के उदय हुआ, जिसे क्या बोलते हैं? सैयद वंश बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ था? अर्थात जो पलासी का युद्ध जहाँ हुआ था वो कहाँ पे है? तो आपका ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है कि पलासी पड़ता है, और पलासी का युद्ध यहीं पे हुआ था। तो युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजी गवर्नर थे, कौन? रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच जो है कि युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था? आप डेट नोट कर लीजिएगा, 23 जून 1757 में जो है कि प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए
लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? तो बक्सर की लड़ाई, प्लासी, प्रथम आंग्ल युद्ध या फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर हमारे पास आ गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के बाद ही जो है कि अंग्रेजों को मतलब प्लासी के युद्ध के बाद तो अंग्रेजों को ये एहसास हो गया कि हम भारत में टिक सकते हैं। लेकिन जब बक्सर की लड़ाई हुई इस समय तो ये कन्फर्म हो गया कि अब हम ही भारत में टिकेंगे और कोई यहाँ पे नहीं टिकेगा। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध ही एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जो कि अंग्रेजों को यहाँ पे शासन करने के लिए एक समझिए कि पास दे दिया। ठीक है, पास बोलते हैं ना, जैसे रेलवे में जाते तो पास होता है जहाँ कोई रोक टोक नहीं करता, तो उसी तरह बक्सर का युद्ध जो है कि अंग्रेजों को एक पास समान था। ठीक है, चलिए, तो ये बक्सर की लड़ाई कब हुआ था आप लोग याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 में। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। चलिए, अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस फ्रांसीसी सेना नायक का नाम बताइए जिसने 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है काउंट लाली। इस काउंट लाली को कैप्टन लाली भी बोलते हैं। फ्रांसीसी मार्टिन, डुप्ले, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, हाँ, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, काउंट लाली, अर्थात कैप्टन लाली भी इसे बोल सकते हैं। तो ये जो है कि फ्रांसीसी सेना नायक था जिस समय कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1760, बांडीवास का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, तो उस समय जो है कि फ्रांसीसी की तरफ से जो है कि कैप्टन लाली लड़ रहे थे। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर आप लोग दे दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को जो है कि स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहते हैं। इसे ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? इसे ऐसा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, क्योंकि ये जब सिराजुद्दौला ने, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, जब इन्होंने ब्लैक होल की घटना की थी, जब इन्होंने ढेर सारे लोग को जो है कि बंद एक कमरे में बंद कर दिया था और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तभी जो है कि रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया बंगाल की, आप जाइए वहाँ पर स्थिति का जायजा लीजिए कि आखिर माजरा क्या हुआ, इतने लोग को जो है कि कौन सा जो नवाब है जो इतने बेदर्दी से जो है कि लोगों को मारा है। ठीक है, और तो इनको भेजा गया। तब इन्होंने जो है कि 1757 का युद्ध लड़ा, किससे? सिराजुद्दौला से। तो इसीलिए, और फिर उसके बाद जो है कि 1764 का युद्ध लड़ा, बक्सर की लड़ाई, 1764 बक्सर की लड़ाई। ठीक है, हाँ, तो इसे तो ये दोनों युद्ध जो था ये इनके पक्ष में ही था, तो इसीलिए इसे कहा गया कि ये ऐसा एक गवर्नर था जो स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक है, इसको ज़्यादा दर्जा दिया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था वो कौन था? फिरोजपुर था या आलम प्रथम था? यहाँ शाह आलम छूट गया दोस्तों, यहाँ भी शाह आलम छूट गया है, और यहाँ शुजाउद्दौला, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, लेकिन मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या फिर नैनीहाल। इसका सही आंसर आप लोग दे दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा खड़क सिंह। खड़क सिंह जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी हुए, अर्थात उनके पुत्र हुए। अगर हम रणजीत सिंह के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है कि 13 नवंबर 1780 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सुरचकिया एक मिसल है, सुरचकिया मिसल, इसको जाति भी बोल सकते हैं। तो उनके मुखिया जो है कि महाराजा सिंह के घर इनका जन्म हुआ था। और इनकी राजधानी की अगर बात करें तो इनकी राजधानी लाहौर में थी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था कौन? दिलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, रणजीत सिंह या फिर शेर सिंह। चलिए, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, दिलीप सिंह नहीं होता, दलीप है। इसका नाम हो जाएगा, दलीप है इनका नाम, दलीप सिंह। ये दिलीप नहीं होगा, दलीप सिंह होता है। ठीक है,
तो ये अंतिम जो है कि शासक हुए सिख साम्राज्य के, ठीक है, कौन, दलीप सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की बात करें तो टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलुरु में या फिर कोयम्बटूर में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में जो है कि टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी, ठीक है। टिप्पू सुल्तान की अगर हम बात करें तो टिप्पू सुल्तान कौन था, ये हैदर अली का बेटा था। और हैदर अली और टिप्पू सुल्तान की अगर बात करें तो ये मैसूर से संबंधित रखते थे। हैदर अली की मृत्यु जो है कि 1782 में हो जाती है। इसी समय जो है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है कि टिप्पू सुल्तान मैंगलोर की संधि करता है और ये अपनी राजधानी को फिर श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित करता है, ठीक है, अर्थात अपनी श्रीरंगपट्टनम में जो है कि राजधानी बनाता है। चलिए 19 क्या है, टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो ऑप्शन है हमारा 1857, 1799, 1793 या फिर 1769। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1799 में टिप्पू सुल्तान जो है कि अंग्रेजों के द्वारा मारा गया। किस युद्ध में मारा गया? तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हो रहा था, इसी समय टिप्पू सुल्तान की मौत हो गई आपका युद्ध लड़ते लड़ते। तो अगर हम इस समय के गवर्नर जनरल की बात करें तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेले जली थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा था कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? क्या है इसका ऑप्शन? महाराणा रंजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दलीप सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, बोलिए, बी, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह जो थे ये जो है कि सभी धर्म को मानते थे और इनकी जो है कि दूसरी आंख की भी रोशनी चली गई, तब ये स्टेटमेंट ये अपना दिए थे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पूरे 20 क्वेश्चंस का जो है कि सेट को कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जो है कि 2 बजे जो है कि एसआई में हम लोग फिर से मिलेंगे और उसमें भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और 2 बजे से पहले 12 बजे जो है कि आपका ये कौन बैच आ गया है, जो 9 बजे रात में होता था बैच, हमारा हिस्ट्री फाउंडेशन का बैच, वो अब 12 बजे दोपहर में हो गया। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन था, आप लोग प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, 6 बजे हमारा करेंट अफेयर चलता है, करेंट अफेयर। 10 बजे अभी आपका जो है कि ये चैप्टर वाइज जो है कि डिस्कशन चलता है, ठीक है। 12 बजे आपका क्या चलेगा? हिस्ट्री चलेगा, ठीक है, हिस्ट्री 12 बजे चलेगा। और आपका 2 बजे जो है कि एसआई का बैच चलेगा, ठीक है। ये बैच जो है कि 9 बजे रात में चलता था, जिसे शेड्यूल करके 12 बजे किया गया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ और जय हिंद।